नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। आज हम लोग इंडिया का मैप पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पहले शुरू करते हैं लद्दाख से। ये आपको दिख रहा है लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। और ये आपको दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंधु नदी दिख रही है। ये यहाँ से पार करते हुए पूरा लद्दाख पार करते हुए ना सिंधु नदी, ये पाकिस्तान पार करते हुए, यहाँ पे देखिए पूरा पाकिस्तान पार करते हुए ना सिंधु नदी जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती है सिंधु नदी, पाकिस्तान पूरा पार करते हुए। अब देखिए इसकी कुछ सहायक नदी हैं सिंधु नदी की, जो आकर के इसमें मिलती हैं। अब सहायक नदी कौन कौन सी हैं? देखिए पहले ये देखिए चिनाब नदी है। चिनाब नदी निकलती कहाँ से है? चिनाब नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में ना बारालाचाला दर्रा है, निकलती हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए, और फिर ये जम्मू कश्मीर पार करते हुए ये आ रही है, फिर जाकर के सिंधु में मिल जाती है। जो चिनाब नदी है वो जाकर के किस में मिलती है? सिंधु नदी में। अब इस चिनाब नदी की कुछ सहायक नदियां हैं जो आकर के चिनाब नदी में मिलती हैं। आपसे मान लीजिए कभी पूछ दें कि चिनाब नदी में कौन कौन सी नदी आकर के मिलती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चिनाब नदी में देखिए ये झेलम नदी है, झेलम आकर के मिल रही है चिनाब में। ठीक, यहाँ देखिए झेलम, ये झेलम आकर के मिल रही है चिनाब में। ये रावी नदी है, ये भी जाकर के मिल जाती है चिनाब में। ये सतलुज है, ये भी जाकर के मिल जाती है चिनाब में। कौन कौन सी मिल रही है चिनाब में? यहाँ पे देखिए झेलम नदी आकर मिल रही है चिनाब में, ये रावी नदी जाकर मिल जाती है चिनाब में, ये सतलुज नदी आकर के फिर मिल जाती है चिनाब में। अब बात करते हैं कि ये जो झेलम नदी है ये निकलती कहाँ से है झेलम नदी? तो देखिए जो झेलम नदी है ना, ये जम्मू कश्मीर में एक वेरी नाग नाम की झील है। ये देखिए यहाँ से निकली है, तो वेरी नाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर से झेलम नदी। अब जो चिनाब नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो जो चिनाब नदी है ना वो हिमाचल प्रदेश से निकली है। यहाँ से ये देखिए ये निकली है चिनाब नदी, और ये जम्मू कश्मीर पार करते हुए आ रही है। तो अगर आपसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछें कि जो चिनाब नदी है उसका उद्गम कहाँ से है, कहाँ से निकली चिनाब नदी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो चिनाब नदी है ना वो हिमाचल प्रदेश से एक तो बारालाचाला दर्रे के पास से निकली है। और देखिए ये आपकी जा रही चिनाब नदी ना, चिनाब। अब ये है रावी नदी। जो रावी नदी है वो आकर के किस में मिल रही थी? चिनाब में। ये है चिनाब ना, तो इस चिनाब में आकर के कौन सी नदी मिल रही है? रावी नदी। ये रावी नदी कहाँ से निकली है? तो जो रावी नदी है ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकली है। यानी हिमाचल प्रदेश से कुल मिलाकर के 3 नदियाँ निकलती हैं। एक तो रावी हो गई, दूसरी चिनाब हो गई, और एक ब्यास नदी भी है जो कि वहीं से निकलती है। ब्यास नदी भी कहाँ निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। यानी हिमाचल प्रदेश से कुल मिलाकर के 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन? चिनाब नदी, रावी नदी और ब्यास नदी। ये तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। और ये जो सतलुज नदी है ना, सतलुज, ये सतलुज देखिए तिब्बत के पास से सतलुज निकलती है। सतलुज कहाँ से निकलती है? जो सतलुज नदी है ये तिब्बत के पास मानसरोवर के निकट में, ये है ना, ये यहाँ से ये निकली है। देखिए मैप में अच्छे देखिए, यहाँ से ये है ना सतलुज नदी निकल रही है। ये राकफ, कभी कभी राक्षस लिखता है ना, तो ये राकफ नाम का ताल है, मतलब झील है एक तरफ से, राकफ झील। तो वहाँ से निकलती है राकफ झील से। और ये देखिए तिब्बत में है। ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में, मानसरोवर के पास में। तो तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकल रही है सतलुज। और ये देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पार करते हुए ये देखिए ये पंजाब है ना, तो ये पंजाब में पहुंच जाती है। तो अब कहने का मतलब कि इसमें कौन सी नदी आकर के मिलती है? ये तो देखिए यहाँ पे राकफ झील से निकल रही है, फिर उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद देखिए ये आपका पंजाब है। तो इसमें आकर के ना एक नदी मिलती है। कभी आपसे पूछ देंगे कि जो सतलुज है इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? तो जो ब्यास नदी है, जिसको अभी हम बता रहे थे ना कि ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। तो जो हिमाचल प्रदेश से ब्यास नदी निकलती है ना वो आकर के पंजाब में मिल जाती है इसी सतलुज में। तो जहाँ पे मिलती है ना सतलुज में, जहाँ पे वो ब्यास नदी आकर मिलती है, वहीं से एक नहर निकाली गई है। वो कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर। ये देखिए मैप में दिख रहा है ना, इंदिरा गांधी नहर। तो ये जो इंदिरा गांधी नहर है, ये जहाँ पे वो दोनों मिले ना, दोनों का संगम है, ये सतलुज है और ब्यास, दोनों आकर के यहाँ मिलती हैं, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो हरिके बैराज उसका नाम है। हरिके बैराज कहाँ पे मिलती है?
हर के बैराज से एक इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। वो इंदिरा गांधी नहर से देखिए, ये है आपकी इंदिरा गांधी नहर ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्यों में इसे सिंचाई होती है। यहाँ पे है ना, ये मैप में दिख रहा है ना, तो यहाँ से ये आपकी इंदिरा गांधी नहर जा रही है, जो कि हरियाणा पार करते हुए ये राजस्थान तक जाती है। इससे सिंचाई का काम होता है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ निकाली गई है? हर के बैराज से। कभी आपसे पूछ दें कि इंदिरा गांधी नहर कहाँ निकाली गई है? हर के बैराज, जो कि सतलुज और ब्यास नदियों का संगम है, वहाँ से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। तो कुल मिलाकर के अगर हम इधर की नदियों का क्रम देखें तो देखिए, ये है आपकी सिंधु नदी। पहले सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है। ये देखिए सिंधु नदी तिब्बत के पास से बताए ना कि सिंधु नदी, तो सिंधु नदी फिर उसके बाद पूरा लद्दाख पार करते हुए ये कहाँ चली जाती है? जा करके अरब सागर में गिरती है, पाकिस्तान पार करते हुए। और देखिए, अब ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। अब उत्तराखंड ये है आपका नैनीताल। उत्तराखंड में ही आपकी चोटी है, जैसे अगर हम आपसे कहें नंदा देवी हुआ, ये नंदा देवी चोटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। तो अब देखिए, अगर आपसे कभी ना पूछ दें कि इधर इधर ये देखिए, ये पूरा चाइना दिख रहा है ना, चाइना से बॉर्डर कौन कौन शेयर करता है? अब देखिए इधर आइए, ये देखिए चाइना से बॉर्डर, इधर पहले आ जाइए। तो ये आपका लद्दाख वाले एरिया से पूरा है, तो चाइना बॉर्डर शेयर करता है। ये अक्सर करके लद्दाख में मतलब घटना घटती रहती है। अब देखे ही होंगे गलवान घाटी और ये सब पूरा होता है, तो ये लद्दाख वाला रीजन तो है ही, चाइना से टच करता है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश भी चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। अब देखिए ये है उत्तराखंड देखिए, चाइना से बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहा है? एक तो लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, और उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। 2 राज्य यहाँ पे हो गए। अब देखिए इधर आइए, यहाँ पे आपका सिक्किम दिख रहा है। सिक्किम भी चाइना से बॉर्डर शेयर करता है, तो यानी कि 3 राज्य हो गए, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो कुल मिलाकर के अगर हम ये कहें कि चाइना से कुल कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो कुल कितने राज्य हो जाएंगे? एक तो ये अरुणाचल प्रदेश को अक्सर करके चाइना क्लेम करता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, इस तरीके का। ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, इसी को मैकमोहन के नाम से हम जानते हैं। जो मैकमोहन रेखा है ना, मैकमोहन रेखा, ये इसी अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया को ही, इनका जो बॉर्डर है चाइना में जो टच होता है, उसी को हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। अब देखिए, ये आपका एक राज्य हो गया अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया सिक्किम, और फिर उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यानी 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख। ये तो आपका चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखिए, अगर हम आपसे ये कहें कि नेपाल से कुल कितने बॉर्डर शेयर करते हैं, तो देखिए नेपाल से कुल कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं? एक तो ये आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, यानी 2 हो गए। उसके बाद बिहार हो गया, बिहार, ये देखिए ये बिहार है ना, बिहार यानी कि 3 हो गए, 3 राज्य। और कौन सा बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से? ये देखिए, ये आपका जा रहा है ना, ये पश्चिम बंगाल भी जाकर के नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि 4 राज्य। और ये देखिए, ये है आपका सिक्किम, यानी कि 5 राज्य हो गए नेपाल से बॉर्डर शेयर करने वाले। कुल कितने राज्य हो गए? 5। यानी कि अगर आपसे ये पूछ दें कि नेपाल से कुल कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो कुल कितने राज्य हो जाएंगे? 5 राज्य। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और उसके बाद पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो कुल मिलाकर के कुल 5 राज्य नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। और चाइना से कितना कर रहे हैं? चाइना से देखिए, हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, फिर सिक्किम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4, यानी कि 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख। 4 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी ये चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब देखिए, अब पहले हम लोग इधर का क्लियर कर लिया जाए ना। ये देखिए, यहाँ तक तो हो गया था ना इंदिरा गांधी नहर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये हरियाणा है, हरियाणा ये है आपके नई दिल्ली, ये दिख रहा है ना नई दिल्ली। तो नई दिल्ली देखिए, ये हरियाणा है, और ये यूपी है। यहाँ पे ये है नई दिल्ली। तो दिल्ली आप जान लीजिए कि हरियाणा से बॉर्डर टच कर रहा है, और इधर ये यूपी से टच कर रहा है, ठीक। यहाँ पे ये आपका नई दिल्ली है। अब ये देखिए, ये है आपका राजस्थान।
राजस्थान में आपको एक झील दिख रही होगी, फांबर झील। फांबर झील, अब ये पूछ देते ना कि फांबर झील कहाँ पर है। फांबर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। ये आपकी लूनी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ निकलती है? राजस्थान से निकलती है। और ये जाकर के विलुप्त कहाँ पे हो जाती है? जो लूनी नदी है ये देखिए राजस्थान से निकली है और ये जाकर के गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो अब ये पूछ देते हैं कि कौन सी नदी जाकर के गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी। निकलती कहाँ से है? राजस्थान से निकलती है। बस इतना जानिए लूनी नदी के बारे में। अब देखिए अगर हम आपसे बात करें कि ये जो गुजरात है ना, गुजरात, ये देखिए आपको कच्छ की खाड़ी दिख रही होगी। ये है कच्छ की खाड़ी और ये है आपका खंबात की खाड़ी। अच्छा, इसको अगर हम कभी कोई कंफ्यूजन होता है ना कि कच्छ की खाड़ी ऊपर है कि खंबात की खाड़ी ऊपर, मतलब ऊपर है, तो देखिए ये कच्छ की खाड़ी और ये खंबात की खाड़ी। तो खंबा कहाँ होता है? खंबा जमीन के नीचे गाड़ा जाता है, तो इसलिए नीचे जो है वो खंबात की खाड़ी है। नीचे नीचे वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे ये है खंबात की खाड़ी और ये ऊपर यहाँ पे है कच्छ की खाड़ी। ये है गुजरात। और ये आपको दिख रहा होगा पोरबंदर। पोरबंदर गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ये है पोरबंदर आपका। ये देखिए सोमनाथ, जहाँ पर इतना सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था ना 17 बार, तो ये है आपका सोमनाथ। अब ये देखिए ये आपको दिख रहा होगा दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये दिख रहा है ना। ये देखिए दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। इसकी राजधानी क्या है? दादर नगर हवेली दमन और दीव की ये है आपकी दमन। तो ये इसकी राजधानी हो जाएगी दमन। अब देखिए ये है आपका अरब सागर। अब क्वेश्चन इधर से कैसे कैसे बनता है, अब यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा ना कि अरब सागर में, जैसे आपसे पूछेंगे कि मालदीव, मालदीव किस महासागर में स्थित है? तो देखिए मालदीव कहाँ पे है? हिंद महासागर में। मालदीव किस महासागर में है? हिंद महासागर में। तो पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि मालदीव किस महासागर में है? हिंद महासागर में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। देखिए अब ये है आपका गोवा। अभी हम पूरा समझा रहे हैं आपको कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। ये देखिए यहाँ पहले पूरा एक बार मैप देख लीजिए कि एक बार पूरा मैप देख लीजिए पहले कि है काका। ये है गुजरात। गुजरात से आप नीचे आएंगे ये पड़ेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से जब आप नीचे आएंगे तो पड़ेगा ये गोवा है और ये कर्नाटक। तो जो गोवा है ये इस महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये है आपका गोवा। गोवा का कैपिटल पणजी है। अब देखिए जब उससे नीचे आप आएंगे ना तो ये आपका है केरल। केरल और ये इसी बॉर्डर टच कर रहा है तमिलनाडु। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, पहले पहले इसको समझ लीजिए एक बार। ये आपका दिख रहा है ना, ये क्या है? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप आपसे पूछ देंगे कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। ये क्वेश्चन पूछा गया है लक्षद्वीप किस सागर में है? अरब सागर में। अब जैसे कैसे याद होगा कि अरब सागर में लक्षद्वीप, तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना कि लक्षद्वीप अरब सागर में है कि बंगाल खाड़ी में है। तो देखिए जो अरब वाले थे ना वो लक्ष्य बना करके भारत पर आक्रमण किए थे, कैसे? लक्ष्य बनाकर, इसलिए लक्षद्वीप कहाँ पे होगा? अरब सागर में। ऐसे करके याद कर लीजिए। लक्षद्वीप आपका हो गया अरब सागर में। ये आपको दिख रही है कावारत्ती। कावारत्ती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। ये कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। अब देखिए ये जो है ना यहाँ पे दिख रहा है आपको 9 डिग्री चैनल। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि 9 डिग्री जो चैनल है, 9 डिग्री चैनल वो किन किन के बीच में है? मतलब 9 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछ दें कि किस किस के बीच में है 9 डिग्री चैनल, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 9 डिग्री चैनल है ना, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ये मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। किसके किसके बीच में? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। तो जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल, वो मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। अब याद कैसे होगा? देखिए ये है लक्षद्वीप और ये है मिनिकॉय। तो देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय यानी 9 डिग्री बड़ा है ना, तो इसलिए ये ऊपर रहेगा। ऐसे करके याद कर लिए कि 9 डिग्री चूंकि 9 बड़ा है 8 से, तो इसलिए 9 वाला ऊपर रहेगा और 8 वाला जो है वो नीचे रहेगा उसके। तो जब भी अगर आपको मैप ये दिखे तो यहाँ पे लक्षद्वीप है और ये मिनिकॉय है, तो यानी इसके इन दोनों के बीच में यानी कि ऊपर ये 9 वाला रहेगा, ऊपर 9 डिग्री। और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे ना तो ये मिनिकॉय हो गया। तो मिनिकॉय और मालदीव है, तो कौन सा हो जाएगा? 8 डिग्री, क्योंकि छोटा है तो इसलिए नीचे है, तो यानी मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। अब देखिए नीचे ये दिख रहा है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर
अब हम इधर ले चलते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे आपको नर्मदा नदी दिख रही है, नर्मदा नदी ना। अब क्वेश्चन आपसे अगर कभी पूछें कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये देखिए ये आपकी जा रही है ना नर्मदा, नर्मदा। और ये देखिए ये गुजरात है, ये पार करते हुए जाकर के कहाँ गिरी जाती है नर्मदा नदी? खंबात की खाड़ी में, यानी कि अरब सागर में। तो आपसे अगर पूछें कि नर्मदा नदी कहाँ जाके गिरती है, अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर जाकर नर्मदा गिरी जाती है। ये ताप्ती नदी है, ताप्ती। ताप्ती भी एमपी से ही निकलती है। और ये देखिए ये आपका ये जा रही है ना ताप्ती, ये भी जाकर के उसी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है अरब सागर में। तो आपसे अगर कभी पूछें कि कौन सी दो नदियाँ जो पश्चिम में बहती हैं, तो ये है नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा ताप्ती पश्चिम में बहने वाली दो नदियाँ हैं। ये देखिए जा रही है ना नर्मदा, और ये है आपकी ताप्ती। अब यहाँ से और कैसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए और ये आपसे पूछते हैं ना कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी आपसे पूछ देंगे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच में होकर के कौन सी नदी बहती है। ये आपकी दिख रही है ना, ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो इनके बीच में होकर के कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी है? ये है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है ना, वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा के बीच से होकर के बहती है नर्मदा नदी। और जो ताप्ती है, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं कि सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उसके दक्षिण से होकर के कौन सी नदी बहती है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। ये है आपकी ताप्ती नदी, जो कि सतपुड़ा के पश्चिम से होकर के बहती है। अब यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये है गोदावरी नदी, गोदावरी। अब गोदावरी के बारे में आप ये जानिए कि जो आपका ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। आपसे कभी पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। अब ये निकलती कहाँ से है गोदावरी नदी? गोदावरी नदी जो निकलती है ना, ये पश्चिमी घाट में त्रयंबक नाम की पहाड़ी है, त्रयंबक पहाड़ी। त्रयंबक पहाड़ी ये नासिक है ना, नासिक, नासिक के पास से। तो गोदावरी नदी नासिक के पास से निकलती है, त्रयंबक पहाड़ी से। और ये देखिए ये पूरा आपका महाराष्ट्र पार करते हुए फिर ये कहाँ चली जाती है? तेलंगाना। तो ये जो गोदावरी नदी है ये पूरा महाराष्ट्र पार करती है, फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर ये छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा बहती है। ये तो जो गोदावरी नदी है ना, महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना में, फिर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में बहती है, फिर ये उड़ीसा में भी थोड़ा सा बहती है। फिर उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में जाकर के यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर आपसे पूछें कि गोदावरी नदी जाकर के गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। ये देखिए कुल 5 राज्यों से होकर के बह रही है, इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ये कहाँ से निकली है? नासिक के पास से त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र से, और ये तेलंगाना पार करते हुए फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश पार करते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अच्छा, अब देखिए ये आपका महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये सतारा है, सतारा। सतारा को ही डलहौजी ने सबसे पहले जो हड़प नीति के तहत मिलाया था ना, वो सतारा को ही मिलाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि डलहौजी ने सबसे पहले किसे मिलाया था? सतारा को हड़प नीति के तहत मिलाया था। ये भीमा आपको दिख रहा है ना, भीमा, ये भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। अगर कभी आपसे पूछ दें कि भीमा किसकी सहायक नदी है, तो भीमा कृष्णा की सहायक नदी, कृष्णा में जाकर मिल जाती है भीमा। ये देखिए भीमा है ना, यहाँ पे कृष्णा नदी है, यहाँ पे ये दिख रही है ना कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? जो कृष्णा नदी है ये पश्चिमी घाट में, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। और ये 1400 किलोमीटर लंबी नदी है कृष्णा। ये दिख रही है ना कृष्णा, ये है कृष्णा। तो ये कृष्णा दिख रही है ना, ये देखिए ये है कर्नाटक, यानी महाराष्ट्र से निकलती है, फिर ये कर्नाटक पार करते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए जाती है। कौन कौन सा? ये देखिए ये महाराष्ट्र हो गया, फिर उसके बाद ये कर्नाटक हो गया, फिर ये तेलंगाना में भी जा रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ से निकली, ये देखिए ये है आपकी कृष्णा, कृष्णा यहाँ से निकली, फिर उसके बाद ये कर्नाटक पार की, कर्नाटक के बाद ये कहाँ गई? तेलंगाना में। कहाँ गई? तेलंगाना। फिर उसके बाद ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश यहाँ से इधर मुड़ जा रही ना ऐसे, तो ये आंध्र प्रदेश, फिर आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अगर आपसे कभी ये पूछें कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो इतना जानिए कि ये महाराष्ट्र से निकलती है,
कहाँ से? महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी और ये फिर कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब नीचे आइए, आपको हम दिखाते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? अगर आपसे पूछें कि कावेरी नदी कहाँ से निकली है, तो देखिए जो कावेरी नदी है ना, एक कर्नाटक में निकलती है। कर्नाटक में इसका उद्गम है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है? कर्नाटक से। और कावेरी नदी को लेकर के कर्नाटक में और तमिलनाडु में विवाद भी होता है, जिसको हम कावेरी जल विवाद के नाम से जानते हैं। जो जल का बंटवारा है ना, उसको लेकर के इन दोनों में विवाद चलता है। किसमें? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में। अब देखिए ये कहाँ से निकलती है कावेरी नदी? ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकलती है। ब्रह्मगिरी कहाँ से निकलती है? ये पश्चिमी घाट के ना ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी से। ये आपकी दिख रही है ना कावेरी, ये देखिए कावेरी है, तो ये निकली कहाँ से है? ये कावेरी है ना, ये ब्रह्मगिरी से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी फिर उसके बाद ये जाकर के कहाँ गिर जाती है? फिर बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है कावेरी नदी। तो अगर आपसे पूछते हैं कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है, ये तमिलनाडु पर पार करते हुए ये जाकर के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए यहाँ आइए, ये आपको दिख रहा है ना पाक जल संधि। पाक जल संधि ये तो हम बता ही चुके हैं, जल संधि वाला, कि तमिलनाडु और अगर आपसे पूछ दें राज्य में, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, नहीं तो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में है ये पाक जल संधि। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि राज्य अगर देखें तो तमिलनाडु और ये श्रीलंका के बीच में है ये आपकी पाक जल संधि। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड से दो प्रमुख नदी निकलती हैं। कौन कौन सी? देखिए एक तो गंगा जी निकलती हैं, ये है गंगा जी, ये गंगा जी और ये यमुना जी। तो गंगा नदी और यमुना नदी ये दोनों उत्तराखंड से निकलती हैं। अब गंगा नदी उत्तराखंड में कहाँ से निकलती हैं? तो देखिए गंगा जी जो है वो गंगोत्री हिमनद है। गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? जो गंगा जी है ना, वो गंगोत्री हिमनद जो है गोमुख से निकलती हैं। और ये देखिए ये पूरा उत्तराखंड पार करते हुए फिर ये यूपी चली जाती हैं। यूपी फिर उसके बाद ये बिहार होते हुए ये झारखंड होते हुए, फिर देखिए ये झारखंड है ना, ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए फिर बांग्लादेश होते हुए जाकर के कहाँ गिर जाते हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो ये देखिए ये आपका बांग्लादेश है ना, तो ये जो गंगा जी है ना, ये जाकर के कहाँ गिरते हैं? बंगाल की खाड़ी में। गंगा जी ये कहाँ पे जाकर गिरते हैं? बंगाल की खाड़ी में। पश्चिम बंगाल होते हुए फिर ये बांग्लादेश में चली जाती हैं। बांग्लादेश में गंगा जी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। और ये जब आती है ना पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम का डैम है। फरक्का से ना ये हुगली नदी एक हो जाती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। हुगली नदी कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल से। और ये जो पद्मा वाला हिस्सा है ये चला जाता है बांग्लादेश में, पद्मा। तो ये गंगा जी का मुहाना है। इसी में आकर के इसी में ब्रह्मपुत्रा नदी है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आकर के इसी में गंगा जी में मिल जाती हैं। ये देखिए यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी भी यहीं से निकलती है। जो आपका है ना मानसरोवर के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। तो अब आपसे मान लीजिए कभी पूछ दें तो ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी लंबी नदी है, लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास लंबी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये तिब्बत है ना, तिब्बत। ये देखिए ये तिब्बत में ये जो मानसरोवर पास से ही ये भी निकलते हैं। और ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को फांगपो नाम से जानते हैं। फांगपो फिर ये आकर के अरुणाचल प्रदेश में इसे प्रवेश करते हैं। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहंग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहंग नाम से। अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नाम से जाना जाता है। या फिर कभी पूछ दें, फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश ना, ये असम आपको दिख रहा है ना, ये असम है। असम में देखिए माजुली द्वीप है एक, इसी ब्रह्मपुत्र नदी में ही बीच में एक माजुली द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर कभी आपसे ये पूछ दें कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो माजुली द्वीप, जो कि इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। तो ये आती है असम में। और जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में आती है ना, तब इसका जाकर के नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नाम पहले नहीं होता है,
ब्रह्मपुत्र पहले यहाँ पर तो फंगपो नाम था जब तिब्बत में थे, फिर उसके बाद यहाँ पे जब आए तो दियांग नाम हो गया अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ भी जब आए तो ब्रह्मपुत्र हुआ, और इसी ब्रह्मपुत्र में माजुली द्वीप है। फिर ये पार करते हुए यहाँ पे आ जाती है बांग्लादेश में, और जब बांग्लादेश में आती है तो इनको जमुना नाम से कहते हैं। बांग्लादेश में जब आती है तो क्या नाम दिया जाता है, जमुना नाम, ब्रह्मपुत्र नदी को। और जब ये जमुना और गंगा जी का इधर से जलधारा आ रहे हैं ना गंगा जी का, तो जो जमुना है और जो पद्मा नाम दे दिया था बांग्लादेश में, गंगा जी को पद्मा कहते हैं। तो ये दोनों की जो संयुक्त जलधारा यहाँ पे मिलती है ना, जहाँ पे दोनों संगम होता है, उसके बाद फिर जब आगे की जो जलधारा होती है उसको फिर कौन सा नाम दिया जाता है, ये जो दोनों का संगम के बाद फिर मेघना नाम से जाने जाते हैं। जब दोनों संगम हो जाता है ना, जैसे पद्मा और जमुना जब आके मिल जाते हैं बांग्लादेश में, उसके बाद की जो धारा होती है उसको हम मेघना नाम से कहते हैं, और ये आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आकर के कहाँ गिरती हैं, फिर ये दोनों नदियाँ आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे एक सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए सुंदरबन मैंग्रोव वन जो है ना, मैंग्रोव वन वहीं पे है सुंदरबन में, पश्चिम बंगाल में। या फिर कभी पूछ दे कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में वो जो है ना सुंदरबन, यहीं पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब देखिए, अब आपको हम ले चलते हैं इधर। देखिए फिर यमुना जी के बारे में जान लीजिए कुछ। देखिए गंगा जी जहाँ पे प्रवेश करती है ना, कभी एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि गंगा जी यूपी में जब प्रवेश करते हैं तो किस जगह करते हैं, तो बिजनौर में। कहाँ प्रवेश करते हैं, बिजनौर, ये आ रही है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जहाँ पे प्रवेश करते हैं यूपी में, तो बिजनौर में प्रवेश करते हैं। अब यमुना जी कहाँ से निकलते हैं, यमुना जी का उद्गम भी उत्तराखंड से ही है। कहाँ से, उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ, उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी नाम का जिला है, उत्तरकाशी जिला से निकलती हैं। और देखिए ये भी पूरा पार करते हुए पता है, ये देखिए ये आ रही है यमुना जी ये हरियाणा, फिर उसके बाद दिल्ली होते हुए बहते हैं, दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश पूरा होते हुए। तो अब देखिए, तो आपसे जैसे अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछें, इस तरीके क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली किस नदी के किनारे है, ये है दिल्ली, ये आ रही है यमुना जी। तो दिल्ली जो है यमुना जी नदी के किनारे है। मथुरा ये है ना, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है। आगरा, ये दिख रहा है ना आगरा, तो ये सब यमुना नदी के किनारे हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रयागराज भी यमुना नदी के किनारे है। तो ये फिर यमुना ये आकर के गंगा जी में यहीं पे प्रयागराज में मिल जाते हैं, जहाँ पे संगम है। तो यहाँ पे ये तो आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद देखिए ये जा करके ये देखिए ऐसे फिर आकर के दोनों नदी, फिर गंगा जी में आकर के इधर से घाघरा नदी मिलती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि घाघरा नदी भी आकर के कहाँ मिलती है, घाघरा नदी भी गंगा जी में मिल जाती है। घाघरा नदी को एक और नाम से जाना जाता है, कर्णाली नाम। कभी आपको दे दें कि कर्णाली नदी, तो ये भी जानिए कि जो घाघरा नदी है ना, घाघरा नदी, उसको कर्णाली नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी घाघरा नदी, घाघरा ये आ रही है ना घाघरा, तो घाघरा को कर्णाली, कौन सा नाम, कर्णाली नाम से जाना जाता है घाघरा। ये अब देखिए अयोध्या जो है वो इसी घाघरा नदी जो है उसी किनारे, इसी घाघरा को सरयू भी कहते हैं। तो सरयू नदी किनारे अयोध्या है ना, तो ये यही है घाघरा नदी। ये अगर कि मिलती कहाँ पे है, गंगा जी में। जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से है, घाघरा नदी जो निकलती है ना, ये तिब्बत में एक मापचाचुंग हिमानी है, मानसरोवर झील के पास में। तो मानसरोवर के ही पास में ये दिख रहा है ना, मापचाचुंग से तिब्बत यहाँ से ये निकलती हैं तिब्बत में। तो तिब्बत में मापचाचुंग से निकलती है, नेपाल पार करते हुए फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश और बिहार में बहते हैं। कहाँ बहते हैं, उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इन दो राज्यों में बहती है घाघरा नदी। और फिर आकर के ना ये बलिया उत्तर प्रदेश का जिला है ना, जो सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा जिला है, बलिया। तो बलिया और छपरा के बीच में आकर के गंगा जी में मिल जाते हैं। किसके बीच में, बलिया और छपरा के बीच में आकर के ये गंगा जी में मिल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी आपसे पूछ दें कि कहाँ पे आके मिलती हैं, या फिर सहायक नदी, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि गंगा जी की सहायक नदी है घाघरा नदी, ठीक। अब देखिए ये ऐसे पूरा बहती फिर गंगा जी चली जाते हैं। अब देखिए आगे आइए, यहाँ पे आपको एक नदी दिख रही होगी, बेतवा नदी। बेतवा नदी की स्टोरी क्या है, बेतवा नदी के बारे में आप इतना जानिए ना कि ये एमपी से निकलती है बेतवा नदी, और जाकर के यमुना जी में मिल जाती है। बस इतना जानिए कि हाँ बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है।
चंबल चंबल नदी जो है वो भी यमुना की सहायक नदी है। चंबल आकर के उसी में यमुना जी में मिल जाती है। बेतवा जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो अगर आपसे कभी ये पूछ दें कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए चंबल, बेतवा, केन, ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, सिंध और है, हिंडन नदी है, टोंस नदी है। ये सब किसकी सहायक नदी है? यमुना जी की। कौन कौन सी? चंबल आपको दिख रहे हैं ना, चंबल, बेतवा, केन, फिर उसके बाद जो सिंध नदी एक सिंध नदी है, टोंस है, हिंडन है, ये सब आकर के उसी में मिल जाते हैं। किसमें? यमुना जी में। तो कम से कम इतना तो आप याद रखिए कि चंबल, बेतवा, केन, ये तीन को तो याद ही रखिए कि जाकर के यमुना जी में मिल जाते हैं। अब देखिए, अब नीचे आइए, ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल, ये तो पता ही होगा। अच्छा, जो राज्य है ना, उनकी राजधानी भी आपको पता होना चाहिए कि राजधानी क्या है, इसमें मुख्यमंत्री कौन है। जैसे शिवराज चौहान इसमें मुख्यमंत्री है यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे कौन है? गहलोत हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। और ये देखिए, ये आपका हरियाणा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? खट्टर हैं। फिर उसके बाद पंजाब के भगवंत मान हैं। हिमाचल प्रदेश के जो हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू करके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये भी आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए, जैसे बिहार है, तो बिहार के मुख्यमंत्री मान लिया आपसे कभी पूछ दें तो नीतीश कुमार, ये तो आप जान रहे होंगे बिहार के। बाकी इधर देखिए झारखंड, छत्तीसगढ़, तो ये जितने स्टेट है ना, आपको मुख्यमंत्री भी पता होना चाहिए कि कहाँ की कौन है, कहाँ की कौन है। अब देखिए, जैसे इधर आ जाइए, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। फिर इधर यहाँ पे चंद्रशेखर हैं, तेलंगाना। फिर ये है आपका कर्नाटक में भी सिद्धारमैया करके बने हैं ना, अभी कांग्रेस के हैं कर्नाटक में। फिर उसके बाद केरल में पिनराई विजयन हैं। तो आपको जितने ये राज्य हैं, देखिए गोवा में कौन है? गोवा में है प्रमोद सावंत। तो सब राज्यों के आपको मुख्यमंत्री भी पता होना चाहिए कि कौन है। बाकी देखिए, कैपिटल तो आपको पता ही होगा। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की बंगलुरु। देखिए, केरल की कहाँ है? केरल की तिरुवनंतपुरम। केरल की कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। ये तमिलनाडु कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु कहाँ है? चेन्नई, ये चेन्नई। आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, अभी प्रेजेंट में तो अमरावती है, लेकिन ये प्रस्तावित है ना विशाखापत्तनम। अब ये आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम हो जाएगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम हो जाएगी। जो तेलंगाना है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना कब अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से? सन 2014 में। सन 2014 में तेलंगाना अलग होकर के बना था। ये किसे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। अगर जैसे आपसे कभी पूछ दें कि जो नागार्जुन सागर है, वो कहाँ पे है? नागार्जुन सागर कहाँ पे है? तेलंगाना में है। तेलंगाना ये नागार्जुन सागर है। ये देखिए, आपको कोलेरू झील दिख रही है ना, कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आपसे कभी पूछे कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये भी आपको पता होना चाहिए, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। अब देखिए, इधर आइए, ये आपको वैगई दिख रहा है ना, वैगई। देखिए, ये है वैगई। तो आपसे कभी पूछ देता है ना कि जो मीनाक्षी मंदिर वो किस नदी के किनारे है? तो ये आपके पता होना चाहिए। मीनाक्षी मंदिर है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ये भी आपसे पूछते हैं मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, किस राज्य में? तमिलनाडु में। किस नदी के किनारे है? तो वैगई नदी के किनारे है। ये मदुरई है ना, मदुरई। तो मदुरई पूछते हैं आपके, मदुरई किस नदी किनारे है? वैगई। यहीं पे है मीनाक्षी मंदिर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है ये सब? तमिलनाडु में। अब देखिए, ये आपको दिख रहा है ना पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। और जो पुदुचेरी है ना, ये कई जगह है पुदुचेरी, आपको दिखाएं। देखिए, ये यहाँ पुदुचेरी है। ये देखिए तमिलनाडु, ये कराईकल भी पुदुचेरी का हिस्सा है। कराईकल, यनम, ये दिख रहा है ना, यनम। फिर एक जगह और है, यहाँ देखिए, ये केरल के पास में माहे। तो यनम, माहे और कराईकल ये पुदुचेरी के हिस्सा हैं, ठीक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, और आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं वो। देखिए, किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, वो हम आपको करवा रहे हैं पूरे मैप से। देखिए,
और क्या क्या पूछ सकते हैं, पहले बताया था ना कि भीमा नदी किसकी सहायक नदी है, भीमा जाकर के त्रिपुरा में मिल जाती हैं, और त्रिपुरा कहाँ से निकली हैं, ये महाराष्ट्र से निकल रही हैं, ऐसे ये तो बता ही चुके हैं हम ये सब। देखिए और आपसे क्या पूछ सकते हैं, यहाँ से समझा रहे हैं। कभी मान लीजिए अगर आपसे उज्जैन पूछ देना, उज्जैन, तो उज्जैन किस नदी के किनारे है, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके बन जाता है कि उज्जैन जो है वो किस नदी किनारे है, किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, ये आपको पता होना चाहिए कि क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। और क्षिप्रा नदी जाके किस में मिलती है, चंबल, चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा नदी, तो इसी के किनारे उज्जैन, यहीं पे कुंभ मेला लगता है उज्जैन में। जो कुंभ मेला लगता है ना उज्जैन, ये कहाँ पे लगता है कुंभ मेला, कुंभ मेला ये है उज्जैन, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है, यहीं पे लगता है। ये इंदौर ये बहुत चर्चा में रहता है ना, सबसे स्वच्छ शहर एमपी का, एमपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, एमपी का नहीं, भारत का, पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इंदौर यही है, इंदौर जो मध्य प्रदेश में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए और क्या क्या ये पूछ सकते हैं, किस किस टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, पहले आपको समझा दें, ये जो गुजरात है ना, गुजरात, गुजरात और गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में अलग हुए थे। नहीं तो पहले गुजरात और महाराष्ट्र ना एक ही पार्ट हुआ करता था, गुजरात महाराष्ट्र, फिर 1960 में अलग होकर के महाराष्ट्र फिर गुजरात बना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, देखिए ये जो गोवा है, गोवा, गोवा, गोवा से क्या पूछ सकते हैं कि गोवा पर किसका कब्जा था। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गोवा पर कौन थे, पुर्तगाली थे, और पुर्तगाली ही भारत में सबसे पहले आए भी थे। ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, और सबसे लास्ट में गए थे पुर्तगाली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कब गए थे, 1961 में, 1961 में इन लोगों को यहाँ से निकाला गया था। तो ये कन्फ्यूजन होता है कभी कभी कि गोवा में किसका कब्जा, मतलब कौन थे, पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे। तो देखिए गो मतलब भगाया गया उन को गाली दे करके, गाली मतलब पुर्तगाली, गाली में लगा ना, पुर्तगाली में लगा ना गाली, तो गाली और गो मतलब भगाया गया, तो उन को गाली देकर भगाया गया, ऐसे करके याद कर लिए। तो याद हो जाए कि गोवा में कौन थे, पुर्तगाली थे, 1961 में इनको खाली कराया गया गोवा से। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से मैप से, देखिए नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर पूछ देते हैं अक्सर करके, नागार्जुन सागर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। नागार्जुन सागर ये है, ये दिख रहा है ना नागार्जुन सागर, ये तेलंगाना, तेलंगाना ये आपका नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर किस नदी पे है, नागार्जुन सागर बांध, ये पूछ देता है किस नदी पे है, तो नागार्जुन सागर किस नदी पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर है। अब देखिए नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, ये नागार्जुन सागर। अब देखिए ये तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी है ना, कभी आपसे कभी क्या ये पूछ देते हैं तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो त्रिपुरा की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा, त्रिपुरा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, ये भी आपको पता होना चाहिए, तुंगभद्रा जाके त्रिपुरा में मिल जाती है। अब देखिए और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन वो बन सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है ना मध्य प्रदेश, और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये पहले ना इसी का पार्ट था, ये पूरा एमपी था, तो इसी से अलग होकर के ये छत्तीसगढ़ बना है। जो छत्तीसगढ़ आज है ना, वो एमपी से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना है। और ये जो आपको दिख रहा है ना झारखंड, झारखंड, ये झारखंड, झारखंड बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है, नहीं तो पहले पूरा बिहार था, तो बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, कि देखिए जो जो आपका यूपी है ना, यूपी कुल कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। मान लीजिए आपसे अगर ये पूछ दें कि यूपी कुल कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, तो यूपी कुल कितने राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। देखिए ये उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, थोड़ी सी बॉर्डर यूपी की ना हिमाचल प्रदेश से भी टच होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा 3 हो गए, राजस्थान 4 हो गया, एमपी 5 हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ 6 हो गया, फिर उसके बाद देखिए झारखंड, झारखंड 7 हो गया, और ये बिहार 8 हो गया। तो कुल मिलाकर के 8 राज्यों से यूपी बॉर्डर शेयर करता है, और एक यहाँ पे है ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, तो एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। यहीं पे है सोनभद्र, ये दिख रहा है ना सोनभद्र, इसलिए सोनभद्र जो है कुल 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, एकमात्र जिला है भारत का जो कुल 4 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन सा जिला, सोनभद्र, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देते हैं।
कि सोनभद्र कुल कितने राज्यों नहीं यूपी मतलब पूरे भारत का कौन ऐसा एकमात्र जिला है जो कि 4 राज्यों में बॉर्डर शेयर करता है, तो कौन सा है? सोनभद्र। बिहार से टच करता है, झारखंड से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी ये देखिए पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और हम आपको दिखाएं, देखिए यहाँ पर दिख रही है ना भिलाई, भिलाई, ये भिलाई पता है? भिलाई इस्पात संयंत्र है जो कि रूस के सहयोग से लगाया गया था। ये क्वेश्चन बनता है कि भिलाई जो है किस देश के सहयोग से लगाया गया था, तो भिलाई इस्पात संयंत्र रशिया के सहयोग से, और एक लगाया गया था रशिया के सहयोग से, कौन सा? ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा बोकारो, यहाँ पे लिखा है ना बोकारो, जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वो भी रशिया के ही सहयोग से लगाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि भिलाई, बोकारो ये दोनों रशिया के सहयोग से लगाया गया था। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ पे ये आपको दिख रहा है दुर्गापुर, ये लिखा है ना दुर्गापुर, दुर्गापुर किसके सहयोग से लगाया गया था? दुर्गापुर किसके सहयोग से लगाया गया था? इंग्लैंड के, जो यूके है ना, ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था दुर्गापुर। अब इसको हम अभी याद करने का तरीका आप लोगों को बताएंगे कैसे याद होगा, कितना बस याद जानिए। ये राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और देखिए ये हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड आपको पता होना चाहिए, महानदी पे बना हुआ है हीराकुंड किस नदी पे है? महानदी पे। और ये राउरकेला, ये याद कैसे होगा? देखिए ये पूछता है कि इसको हम याद करने का तरीका आप लोगों को बता दें। रशिया चूंकि इंडिया का ना मित्र देश है, इसलिए रूस से जो भी सामान लिया जाता था ना, वो बहुत मतलब अच्छा सामान देता था, कोई बेकार सामान नहीं देता था। रूस जो है भारत को कोई भी बेकार सामान नहीं देता था, तो बेकार से हो जाएगा बोकारो। और उसने बहुत ना भारत की भलाई की है, कौन? रूस ने। तो भलाई से हो जाएगा भिलाई, क्योंकि इस्पात संयंत्र लगवाया तो उसने भलाई की, तो भलाई से हो जाएगा भिलाई, किसने? रूस ने, क्योंकि मित्र दोस्त है, मित्र है इंडिया का, तो इसलिए भिलाई हो जाएगा। और ये बोकारो ये दोनों किसके सहयोग से हो जाएगा? रूस के सहयोग से। और ये दुर्गापुर, तो दुर्गापुर वाला इंग्लैंड के सहयोग से कैसे याद होगा? तो जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज, यहाँ पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कौन सा पूजा? दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। तो अंग्रेज भी आते हैं दुर्गा पूजा देखने यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो दुर्गा पूजा अंग्रेज मतलब यूके हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा दुर्गा वाला। और ये वाला कैसे याद होगा? राउरकेला वाला, देखिए राउरकेला उड़ गया, जैसे आंधी आई थी ना, मान लीजिए ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए कि आंधी आई थी तो केला जो है वो उड़ गया आंधी में, तो उसको फिर जमाया गया, ठीक है, जमाया गया, तो यानी जर्मनी, जमाने से जर्मनी हो जाएगा। तो जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्थापित किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पे है ये राउरकेला? उड़ीसा में, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन किस देश के सहयोग से मतलब लगाया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये मैं आप लोगों को ना पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनको समझा दे रहा हूँ, पूर्वोत्तर के राज्य। जैसे ये आप लोगों को सिक्किम दिख रहा है, सिक्किम आबादी के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगर आपसे पूछ दें कि आबादी के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा गोवा है, आबादी के हिसाब से सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिक्किम है ना, सिक्किम, ये देखिए पश्चिम बंगाल जाकर के सिक्किम से भी बॉर्डर शेयर करता है। ये आपको देखिए ये दिख रहा है ना, पश्चिम बंगाल जाके सिक्किम से टच हो रहा है, इधर नेपाल से भी पश्चिम बंगाल बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल, तो इधर भूटान। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नेपाल और भूटान से भी बॉर्डर शेयर करता है कौन? पश्चिम बंगाल, और जाकर के सिक्किम से बॉर्डर टच कर देता है। तो देखिए इसमें सेवन सिस्टर कहा जाता है, ये जितने हैं सात राज्य, इनको सेवन सिस्टर कहा जाता है। और ये जो सिक्किम है, सिक्किम अलग है। जब हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं ना, पूर्वोत्तर के राज्य, तो उसमें तो सिक्किम काउंट होता है पूर्वोत्तर के राज्यों में, लेकिन जब हम सेवन सिस्टर की बात करते हैं तब नहीं मतलब काउंट होता है, ये सिक्किम अलग हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ना, कहेंगे कि असम से सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है। तो अगर आप मैप में पता रहेगा कि नहीं, असम से नहीं करता है, क्योंकि बीच में पश्चिम बंगाल आ जाता है, इधर ये भूटान है, पश्चिम बंगाल है, तो सिक्किम अलग हो जा रहा है, तो इसलिए ये असम से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अब देखिए क्वेश्चन और क्या बनाएंगे, असम से कुल कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं? तो देखिए ये असम हो गया, कुल 6 राज्य इधर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब जैसे क्वेश्चन क्या बनेंगे ना, आपसे कह देंगे कि मणिपुर जो है
वो अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है। अब इस तरीके का क्वेश्चन पूछ दें कि मणिपुर जो है वो अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि मणिपुर कहाँ पे है, इसका क्रम क्रम कैसे याद होगा। इस तरीके देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। अब ये याद कैसे होगा, समझाता हूँ। देखिए, ये अरुण नाम का एक लड़का है, अरुण नाम का, उसने नाग की ना मणि पा गया। एक अरुण नाम के लड़के को एक नाग की मणि मिल गई। अब फिर उसके बाद वो कहा कि अब चलो मजा करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई नाग की मणि मिल गई उसको, तो कहा कि अब तो नाग की हमें मणि मिल गई है, अब चलो मजा करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद उसको नाग की मणि मिली थी, तो नागालैंड, और उसके बाद क्या मिली थी, मणि, तो मणिपुर हो गया। और उसके नीचे मिजोरम का मजा करते हैं, तो मिजोरम, यानी अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर है, उसके बाद नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो ये आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं ना कि कौन सा किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता, इस तरीके कर पूछ दें कि मान लीजिए मणिपुर कर दिए कि मेघालय से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं करता है, तो अब आपको पता नहीं चला कि मेघालय केवल असम से बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय इधर केवल असम से ही अकेले बॉर्डर शेयर करता है, बाकी किसी से नहीं कर रहा है। इधर देखिए बांग्लादेश से है, बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, बाकी किसी से नहीं कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ये कहाँ पे हैं, तो आप आसानी से कर देंगे। बाकी पूर्वोत्तर से क्वेश्चन एक आध तो पूछते ही पूछते हैं, पूछ देंगे म्यांमार से कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो म्यांमार से कुल कितने, म्यांमार से कुल 4 राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, बस यही तो है 4। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया है, ये नागालैंड हो गया है, ये मणिपुर हो गया है, मिजोरम हो गया है। तो ये 4 राज्य इधर से म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। ये बॉर्डर वाला क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे बॉर्डर शेयर करता है। ये त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घुरा हुआ है त्रिपुरा, ये भी आपको पता होना चाहिए त्रिपुरा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, कर्क रेखा वाला। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के जाती है, कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर जाती है, ये देखिए जा रही है ना कर्क रेखा गुजरात से होकर के जाती है। गुजरात के बाद राजस्थान, थोड़ा सा राजस्थान पड़ता है, फिर उसके बाद एमपी, यानी गुजरात, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद कौन सा है, देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तो क्या 4। उसके बाद झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6, और यहाँ आप देखिए ये त्रिपुरा और मिजोरम, कितने हो गए 8। तो कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर जाती है कौन सी, कर्क रेखा। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। कौन कौन, गुजरात, गुजरात के बाद थोड़ा सा आपका पड़ रहा है राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश से होकर के जाती है, फिर उसके बाद ये आ जाएगी छत्तीसगढ़। देखिए उत्तर प्रदेश नहीं पड़ता है, इस बात को आप ध्यान दे लीजिए कि उत्तर प्रदेश नहीं पड़ता है। देखिए छत्तीसगढ़ पड़ता है, क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश बीचों बीच हो जा रहे हैं ना, कि छत्तीसगढ़ इतना पड़ रहा है। फिर उसके बाद झारखंड होकर के जाती है, झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर त्रिपुरा मिजोरम होते हुए चली जाती है कर्क रेखा। तो आपसे अगर ये पूछें कि कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर जाती है, 8 राज्यों से। कभी आपसे पूछें कि कौन कौन से राज्य हैं, तो यह क्रम पूछ दें कि इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कर्क रेखा है क्या, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जो अक्षांश है ना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसी को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ पे 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश दिख रहा है ना, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। अच्छा, जैसे देशांतर अगर आपसे पूछ दें, देशांतर, देखिए देशांतर क्या होते हैं, जो ना ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर, वो देशांतर होते हैं। देशांतर कुल कितनी संख्या है, कुल 360 देशांतर होते हैं। अगर आपसे पूछें कुल कितने देशांतर हैं, कुल 360 देशांतर होते हैं। और जो भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा के पास में देशांतरों के बीच में, 2 देशांतरों के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 देशांतरों के बीच में कितनी दूरी होती है, कितने किलोमीटर की, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे मानक समय रेखा एक होती है, जिसे हम ना टाइम निर्धारित करते हैं, मानक समय रेखा। ये मानक समय रेखा हम आपको समझाते हैं, मानक समय रेखा क्या है। जो मानक समय रेखा है वो देखिए यहाँ पे ये है इंग्लैंड, यहाँ पे है ग्रीनविच, ठीक है। तो इस ग्रीनविच से होकर के जाती है मानक समय रेखा, वहीं से निर्धारित किया जाता है ग्रीनविच से, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है।
ये देखिए यहाँ पे ना ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये यहाँ पे 0 डिग्री गुजर रहा है। यहाँ पे है इंग्लैंड में ग्रीनविच। अब देखिए यहाँ पे जो इंडिया है ना, भारत जो है, देखिए ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर, इसे ये अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए तो ये जो जा रहा है ना, ये 90 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। लेकिन चूंकि ये होकर के किसे जाती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि थोड़ा सा इससे कम इधर अगर हम करेंगे तो ये जो पहले नैनी से होकर जाता था ना प्रयागराज के नैनी से, अब मिर्जापुर से है, मिर्जापुर से होकर जाती है। तो देखिए यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे, तो यही है मानक समय रेखा, यहाँ से होकर जाती है मानक समय रेखा। तो अब समझ में आ गया ना मानक समय रेखा। यहाँ से देखिए ये 0 डिग्री है, और ये है आपका इंग्लैंड ग्रीनविच, यहीं से इसका निर्धारित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जो ग्रीनविच है यहाँ से निर्धारित होता है, इंडिया का समय उससे कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर ना 12 बज रहा होगा तो इंडिया में उसमें 5:30 बज रहा होगा, यानी 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच टाइम से, जो मानक समय है। ठीक, ये आपको बताना चाहिए। अब हम बताते हैं कि ये किन किन राज्यों से। तो ये जो मानक समय रेखा है ना, अब यहाँ देखिए मैप, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में बताया ना कि मिर्जापुर से होकर जाती है। ये है आपका मिर्जापुर। अब देखिए यहाँ से मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, ये मिर्जापुर, उसके बाद एमपी पड़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे है एमपी पड़ेगा। ये अभी हम बताएं ना आपको कि मानक समय रेखा जो है, यहाँ पे देखिए ये है आपका 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये क्या है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये है 84 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब वो मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो कितना हो जाएगा, 80 2 82 82। मान लीजिए इधर कहीं, तो जब ऐसे अब लेकर के आएंगे ना इसको, ये देखिए उत्तर प्रदेश से फिर उसके बाद एमपी पड़ेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका पड़ेगा, फिर मध्य प्रदेश पड़ेगा, मध्य प्रदेश के बाद फिर कहाँ आएगी, छत्तीसगढ़ पड़ेगा। ये 3 हो गए। अब देखिए उड़ीसा, क्योंकि यहाँ से ऐसे आ रही है ना इधर से, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये है मिर्जापुर ना, तो यहीं से तो होके जाती है। तो ये देखिए ऐसे जा रही है। तो आपका कौन कौन पड़ेगा, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। तो यही वो 5 राज्य हैं जिनसे होकर की जाती है मानक समय रेखा। तभी आपसे अगर पूछें कि मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से, कौन कौन से राज्य हैं, तो अब देखिए ये आपका हो गया मानक समय रेखा। मानक समय रेखा क्लियर हो गया ना, कुल कितने राज्यों से होकर जा रही है, 5 राज्यों से। कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। अब हम आप लोगों को ले चलते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपको दिख रहा है ना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि अंडमान और निकोबार, इनके बीच में कितने डिग्री चैनल है। ये है आपका अंडमान, तो अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री का चैनल है, ये है 10 डिग्री चैनल। ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री का चैनल है, कितने डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। ये आपको पता होना चाहिए, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में। ये याद कैसे होगा, ये देखिए अंडमान, अंडा लगा है ना इसमें, अंडमान मतलब अंडा, ऐसे कर लीजिए। और 10 में अगर आप 10 ऐसे लिखेंगे ना तो 0 आएगा, तो 0 मतलब अंडा, इस तरीके से रिलेट कर लिए कि यानी 10 में आएगा 0, तो 0 को अंडा से रिलेट कर लिए, यानी कि 10 डिग्री चैनल वाला अंडमान निकोबार के बीच में है, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। ये आपको यहाँ पता होना चाहिए, इस तरीके से रिलेट कर लेंगे ना तो याद हो जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होता है कि 8 डिग्री चैनल कितने में है, 9 डिग्री चैनल कितने में है, तो इस तरीके से आप कर लीजिए। अब यहाँ पे एक देखिए, ये आपको दिख रहा है ना ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। अगर हम आपसे कहें कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। वो कहाँ है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इसी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पे। ग्रेट निकोबार कहाँ पे, ग्रेट निकोबार पे है इंदिरा पॉइंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, और भारत का सबसे जो
उत्तरी बिंदु है, मतलब सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है उसको किस नाम से जानते हैं? भारत का देखिए जो सबसे उत्तरी पॉइंट है ना उसको हम इंदिरा काल कहते हैं। इंदिरा काल, सबसे उत्तरी वाला इंदिरा काल है और सबसे दक्षिणतम वाला इंदिरा पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी अगर आपसे ये पूछ सकते हैं कि सबसे जो मतलब पूर्वी वाला है, पूर्वी हिस्सा, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है ना, सबसे पूर्वी बिंदु, उसको हम कहते हैं किबिथु। किबिथु के नाम से जानते हैं। कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में। यानी सबसे पूर्वी जो पॉइंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। और जो सबसे पश्चिमी है ना, पश्चिमी वाला पॉइंट, वो पड़ता है गुजरात में। अब गुजरात में कौन सी जगह है? तो गुजरात में गौरमोता नाम की जगह है। कौन सी जगह? गौरमोता, यानी गुजरात के गौरमोता में है सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है। सबसे पश्चिमी पॉइंट गुजरात के गौरमोता में, और जो सबसे पूर्वी पॉइंट है, पूर्वी बिंदु है, वो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको हम किबिथु नाम से जानते हैं, किबिथु। और जो सबसे उत्तरी वाला है, उत्तरी, उसको हम इंदिरा काल नाम देते हैं, इंदिरा काल। और जो सबसे दक्षिणी वाला है, दक्षिणी वाला, वो है इंदिरा पॉइंट। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अच्छा अगर आपसे पूछे ना कि भारत की जो ये देखिए, भारत की उत्तर, अगर मान लीजिए उत्तर से दक्षिण की पूछ दें आपसे लंबाई, कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3214 किलोमीटर है जो उत्तर से दक्षिण वाली है। और ये जो पूरब से पश्चिम वाली है ना, पूरब से पश्चिम वाली, ये है 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933। ये है इस तरीके से है, तो 2933 किलोमीटर ये है। अब अच्छा, देखने पे ऐसा लगता है ना कि ये पूरा पश्चिम वाली ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा नहीं है। पूरा पश्चिम वाली ज्यादा नहीं है, ये जो उत्तर दक्षिण वाली है ना, उत्तर दक्षिण वाली, ये ज्यादा है, उत्तर दक्षिण वाली ज्यादा है। और एक चीज आपको समझाएं, कितनी है उत्तर दक्षिण वाली, याद कर लीजिए एक बार फिर से। जो उत्तर दक्षिण है वो 3214 किलोमीटर है, और जो पूर्व पश्चिम वाली है वो कितना है? 2933 किलोमीटर है। देखिए, ये जो लद्दाख वाला था ना, लद्दाख में चीज और समझा दें, ये वाला हिस्सा ना, ये वाला जो हिस्सा है, ये अक्साई चीन कहलाता है। इस पे 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया था। ये हिस्सा इतना अभी प्रेजेंट टाइम में चाइना के कब्जे में है, अक्साई चीन जिसको कहते हैं। और ये जो है लगभग इतना हिस्सा ये पीओके है, लगभग इतना हिस्सा पीओके है। तो ये पाकिस्तान के कब्जा में है, जिसको कहते हैं पीओके, यानी जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा है ना, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये वाला पीओके वाला बेट कहलाता है। बाकी ये इंडिया के कब्जे में है। ठीक, तो यहाँ से ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अच्छा इंडिया का क्षेत्रफल मान लीजिए अगर आपसे पूछ दें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछ सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। अच्छा, और आपसे क्या पूछ सकते हैं, जो ये देखिए, जो गुजरात है ना, गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की। ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, तटीय सीमा जो है, जो ये राज्य है ना, इनकी जो तटीय सीमा है, इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो ये टोटल जो मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है, मुख्य भूमि है भारत की, मुख्य भूमि तटीय सीमा, ये 6100 किलोमीटर लंबी है, 6100 किलोमीटर। जबकि स्थलीय वाली ज़्यादा है, स्थलीय वाली इसकी लगभग दोगुना हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ बताएं, जो आपका ये है ना बांग्लादेश, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से ही मिलती है। जबकि देखने में ऐसा नहीं लगता है, जैसे लगता है कि चाइना वाइना इतना टच होता है, फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि नेपाल की भी इतनी लंबी सीमा है। लेकिन वास्तव में 4096 किलोमीटर की सीमा मिलती है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा है। ये आपको पता होना चाहिए। पूछते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से मतलब बॉर्डर शेयर करता है? कौन सा देश है? बांग्लादेश से सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है। और देखिए, आपको बताएं, ये मणिपुर दिख रहा है ना, मणिपुर। आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो मणिपुर है ना, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में।